हेलो गाइस, वेलकम टू द गेन नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी का चैप्टर नंबर 5 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि रॉ के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा पूरा लेक्चर है ये पूरा हिंदी में रहेगा ताकि आपको इजीली समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो 1968 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एग्जीक्यूट ऑर्डर के जरिए बनाई थी। ये एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर काम करती है, जैसे यूके का M16 ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के साथ करता है। रॉ का मेन फोकस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंटेलिजेंस गैदर करने का है, लेकिन उसके ऑफिसर और नेटवर्क्स ग्लोबली भी ऑपरेट करते हैं। रॉ की रिपोर्ट्स का प्राइमरी रेसिपेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर होता है। इंटरेस्टिंगली, रॉ का कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, मतलब ये ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती। पब्लिक रिकॉर्ड्स या ऑफिशियल हिस्ट्री भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कुछ फॉर्मर ऑफिसर्स के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस के बारे में मेंशन है। एजेंसी के ऑपरेशंस कभी इंडियन पार्लियामेंट में डिबेट नहीं किए गए और कोई पार्लियामेंट्री कमेटी इसका ओवरसाइट नहीं करती। ये राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI एक्ट से भी एग्जेम्प्ट है फॉर रीजंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एजेंसी के ऊपर कोई पब्लिक ओवरसाइट इंट्रोड्यूस करने की एफर्ट सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, अनलाइक दूसरे कंट्रीज जहां पब्लिक और इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच एक सिस्टम होता है। तो आई होप आपको भी ये तक जितना हमने ये पढ़ा है ये आपको समझ आया होगा। तो अब हम बात करते हैं ये चैप्टर के बारे में थोड़ा और ओवरव्यू। एक जस्ट अ सेकेंड। यस, ये चैप्टर रॉ के स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, कोवर्ट ऑपरेशंस के डिटेल्स पर नहीं। लेकिन कुछ की मिशंस जैसे 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में रॉ की रोल मेंशन की गई है। चैप्टर मीडिया रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस और फॉर्मर ऑफिसर्स के इंटरव्यू पर पेश है। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला, हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रॉ। सेकंड, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट मेथड्स और रिसोर्सेज। यस। थर्ड, नीड फॉर रिफॉर्म्स और एजेंसी को इम्प्रूव करने के सजेशंस। तो अब हम बात करते हैं, ये था पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं रीजन डी इटैट एंड हिस्ट्री के बारे में, जो है हमारा अगला सब टॉपिक। रॉ का इस्टेब्लिशमेंट 21 सितंबर 1968 को हुआ, जब इसे IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से सेपरेट किया गया। ये एजेंसी बनाई गई क्योंकि 1962 चाइना वॉर और 1965 पाकिस्तान वॉर में इंडिया की डिफीट ने एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत दिखाई थी। रामेश्वर नाथ काउ, जो RN काउ के नाम से भी जाने जाते हैं, जो पहले IB के एक्सटर्नल विंग को लीड करते थे, रॉ के पहले चीफ बनाए गए। काउ का डायरेक्ट एक्सेस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक था और वो उनको ही रिपोर्ट करते थे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जो RN काउ थे, उनको पावर थी कि वो डायरेक्ट इंदिरा गांधी को ही रिपोर्ट करते थे, चाहे वो किसी भी सिक्योरिटी के बारे में हो या रॉ से कोई सी भी ऐसे रिलेटेड थिंग, वो इंदिरा गांधी को रिपोर्ट किया करते थे। काऊ का प्राइमरी मिशन पाकिस्तान और चाइना पर इंटेलिजेंस गैदर करना था और एजेंसी को CIA के स्ट्रक्चर से इंस्पायर करके बनाया गया। गवर्नमेंट ने रॉ को ब्यूरोक्रेसी से फ्री रखा और रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस के लिए नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं किए। ये एजेंसी UPSC ओवरसाइट से भी एग्जेम्प्ट थी और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करती थी। रॉ की बड़ी चैलेंज 1971, जब बांग्लादेश स्टैब्लिश हुआ,
जस्ट अ सेकेंड। यस। रॉ की पहली बड़ी चढ़ाई 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन के वॉर के टाइम आई, जहां काउ ने बंगाली फ्रीडम फाइटर्स को ट्रेन करने, प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाने और इंटेलिजेंस गैदर करने में मदद की। ये वॉर में इंडिया की सक्सेस में बड़ा फैक्टर था। आगे जाके रॉ ने टेक्निकल इंटेलिजेंस जैसे क्रिप्टोग्राफी और साइकोलॉजिकल वेलफेयर डिविजन्स भी डेवलप किए। लेकिन रॉ की कैपेबिलिटीज साउथ एशिया से बाहर लिमिटेड रही। फॉर एग्जांपल, एजेंसी बांग्लादेश क्राइसिस के दौरान यूएस एक्शंस प्रिडिक्ट नहीं कर पाई, और 1970s में ये सोवियत केजीबी के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को डिटेक्ट करने में भी फेल रही। इंडियन इमरजेंसी 1975 से 1977 तक के टाइम रॉ स्क्रूटिनी में आ गई, ड्यू टू इट्स क्लोज टाइज विद इंदिरा गांधी। जब जनता पार्टी गवर्नमेंट पावर में आई, तो उन्होंने एजेंसी पर सस्पिशन के चलते बजट और स्टाफ कट कर दिए। मोरारजी देसाई ने रॉ चीफ संकरन नायर का रोल डाउनग्रेड किया, जिस वजह से नायर ने रिजाइन कर दिया। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी वापस पावर में आई और काओ को अपना एडवाइजर बनाया। जस्ट अ सेकेंड। 1985 में इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के यूनियन या पॉलिटिकल एसोसिएशन ज्वाइन करने पर बैन लगाया गया। एजेंसी के एक्सपेंशन के दौरान रॉ ने ऑपरेशंस श्रीलंका, अफगानिस्तान और अफ्रीका तक एक्सटेंड किया। लेकिन श्रीलंका में एलटीटीई को सपोर्ट करना ले बाद में बैकफायर हुआ। तो अब हम बात करते हैं अगले सब टॉपिक की। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। जस्ट अ सेकेंड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि रॉ का चीफ सेक्रेटरी रैंक के बराबर होता है। 2020 में 14 एडिशनल सेक्रेटरीज एजेंसी के अलग सेक्शंस को मैनेज करते थे, सॉरी। और कुछ सीनियर पोजीशंस को स्पेशल सेक्रेटरी का रैंक दिया गया। प्रमोशन चैलेंजिंग है, क्योंकि सीनियर पोस्ट लिमिटेड हैं। बहुत सारे ऑफिसर डेप्यूटेशन पर दूसरी गवर्नमेंट सर्विस से आते हैं, जिससे एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। डेप्यूटेड ऑफिसर्स को कम ट्रेनिंग मिलती है, जबकि डायरेक्टली रिक्रूटेड ऑफिसर्स कमांडो लैंग्वेज और टैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। एजेंसी के रीजनल डेस्क पाकिस्तान, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका और अदर कंट्रीज पर फोकस करते हैं। स्पेशल सर्विस ब्यूरो और एविएशन रिसर्च सेंटर एआरसी भी रॉ चीफ को रिपोर्ट करते हैं। रॉ का रोल इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिक्योर करना और कॉन्फिडेंशियल रखना है। अब मैं ज़रा एक सेकेंड आपको अगले पेज पर ले आता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। 1999 के कारगिल वॉर के बाद रॉ को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत पड़ी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल प्रोमिनेंट हो गया, और अब रॉ को डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को नहीं, एनएसए को रिपोर्ट करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज आईबी, एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और रॉ के बीच मेजर चैलेंजेस बने रहे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। रॉ के बारे में ज़्यादा हमें बताया नहीं जाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो अगर हम इसे कंक्लूजन में पढ़ें एक बारी में इजीली कि पूरे चैप्टर में था क्या, तो ये बता रहे हैं कि रॉ की सक्सेस जैसे बांग्लादेश का क्रिएशन पब्लिक नॉलेज में नहीं आई, जबकि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट
और मुंबई अटैक्स 2008 जैसे फेलियर्स लोगों को याद हैं। एजेंसी को बेटर बनाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे कि पहला, पब्लिक एंगेजमेंट। M16 और CA जैसे एजेंसीज ने अपनी ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक ट्रस्ट बनाया। रॉ को भी कुछ ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट करनी चाहिए। सेकंड, लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स। एजेंसी को अपने फेलियर्स एनालाइज करने के लिए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए। थर्ड, प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पीरियड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फोर्थ, बेटर कोऑर्डिनेशन। रॉ, IB और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिफ्थ, अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट। पार्लियामेंट ओवरसाइट का एक बैलेंस फाइंड करना जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जा सके। आगे चल के रॉ को ओपन एंड बेटर ट्रेनिंग और अकाउंटेबिलिटी अडॉप्ट करनी चाहिए होगी, ताकि फ्यूचर में मिस्टेक्स रिपीट ना हो, जैसे कि 1999 के कारगिल वॉर में जो हुआ, और 2008 के जो मुंबई अटैक्स में हुआ। तो इसको आगे फ्यूचर में रिपीट ना हो ऐसा कुछ, तो उसके लिए ये सब ने रिकमेंडेशंस पढ़ी, और इनसे, ये सारी चीजें करने से रॉ की जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।